किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम खास जानकारियां देते हैं। कुछ ऐसी ही जानकारियां अपने आज के कार्यक्रम में भी खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में 2 दिवसीय बागवानी एवं विपणन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए इस संगोष्ठी की दिखाते हैं कुछ झलकियां। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में बागवानी एवं विपणन विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ दिल्ली एवं हरियाणा के किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीना, कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर PK गुप्ता, वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश, डॉक्टर रितु ने अपने विचार व्यक्त किए। इस संगोष्ठी में बताया कि किसानों को कौन से फसल लगाना है, कब लगाना है और कौन से किस्मों को लगाना है। यहाँ आए कृषि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि उत्पादों को प्रसंस्करण कैसे करना है, जिससे उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके। किसानों को FPO बनाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे कि किसान संगठित होकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। किसानों ने भी यहाँ अपने समस्याएं रखें एवं विशेषज्ञों ने उनके समस्याओं को हल किए। इस संगोष्ठी में अपने विचार साझा करते हुए डॉक्टर YR मीना ने कहा, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के बारे में निदेशक डॉक्टर PK गुप्ता ने कहा। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश ने इस संगोष्ठी के बारे में बताया। पानी वैसे क्योंकि ज़मीन जो है महानगरों के आसपास बहुत ही महंगी कीमती होती है, उसमें तो हम यही कहते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप लगाओ। और वो लगाने के लिए जो मैं संरचना जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इसमें ये होता है कम से कम ज़मीन से आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, कम से कम पानी से आप ज़्यादा पैदा ले सकते हैं उसमें, क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर्स में बूंद बूंद सिंचाई विधि या फव्वारा विधि इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो संसाधन उपलब्ध हैं किसानों के पास उसी से अच्छी गुणवत्ता की ज़्यादा पैदावार ले सकें। और कहीं पानी की बिल्कुल ही उपलब्धता नहीं है या बहुत कम है, या जैसे खारा पानी है, गुणवत्ता थोड़ी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आप कम पानी की मांग वाले पौधे जैसे आंवला है, बेर की खेती है, बेलपत्र आजकल काफ़ी बहुत सी नई नई किस्में आ रही हैं आंवला की, बेर की, बेलपत्र की, तो वो खासकर लगानी चाहिए। बेर में जैसे सेब, गोला, मूंडिया, उमरान, ये अच्छी किस्में हैं। इसी तरीके से आंवला में फैजाबाद से कई सारी किस्में निकली हुई हैं। प्रतापगढ़, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में जो जगह है, वहाँ से नरेंद्र आंवला के नाम से, नरेंद्र आंवला 6, 7 इस तरीके से, तो उनको हाथी झूल, चकैया, ये पहले किस्में होती थी। ऐसे अनार भी लगा सकते हैं, अनार को भी उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती। अनार में भी गणेश है, जालौर सीडलेस है, कंधारी है, ये अच्छी किस्में हैं। तो इनको लगा के मतलब कम पानी में भी काम चलाया जा सकता है। थोड़ा बहुत खारापन हो पानी में, उसको भी सहन करने की क्षमता होती है। तो बागवानी की फसलें जो हैं, और बीच में पौधों के बीच में जो जगह है, विशेषकर खरीफ की जो सीज़न होता है उस टाइम दलहन वाली फसलें उसमें ले सकते हैं आप। मूंग, मोठ, ग्वार, इस तरीके की अगर आप फसलें लगाते हैं तो स्वास्थ्य जो है मिट्टी का वो भी अच्छा रहता है और उत्पादन के साथ साथ आमदनी बढ़ जाती है किसानों। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में स्थित है। यह 1995 से स्थापित है और हमारे जितने दिल्ली के किसान हैं उनको हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, इन हाउंड ट्रेनिंग भी देते हैं। और इसके अलावा उनको हम विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद होते हैं हमारे फार्म का होता है, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, मशरूम, वो भी हम उनको देते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के बहुत से हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको कि राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है, प्रधानमंत्री जी से भी अवार्ड मिल चुका है। और हम स्पेशली हम एंटरप्रेन्योर्स उनको प्रमोट करते हैं। हम FPO भी बनाने जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया हमने, फार्मर्स क्लब भी बनाया। तो इस तरह से हम किसानों को
ट्रेनिंग देते हैं ताकि अपने वो स्वरोजगार स्थापित कर सकें, और उनके फसल में नई नई तकनीकों का भी ज्ञान देते हैं ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादित करके वो अपना मार्केट में बेच करके अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकें। आज मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी किसान भाई माताएं बहनें एवं हमारे IRI और ICR से जो भी हमारे उपस्थित कृषि वैज्ञानिक हैं, ये जो हमारा राष्ट्रीय संगोष्ठी है ये किसानों के लिए, दिल्ली क्षेत्र के किसानों के लिए आयोजित किया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो मुख्य जो हमारा उद्देश्य था या विषय है, ये परिनगरीय बागवानी के विपणन में प्रसार तकनीकी का जो योगदान है, इसको हम कैसे और अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि दिल्ली जो है महानगर और पेरी अर्बन का क्षेत्र है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो किसान जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके हट के हम इसको और अधिक से अधिक बागवानी या टेरेस गार्डनिंग या इसके मूल्य संवर्धन करके हम अपनी आमदनी को कैसे हम दोगुना तिगुना कर सकते हैं, इस विषय पे ये दो दिवसीय जो कार्यक्रम चलाए गए, इसमें विभिन्न मुद्दों पे किसानों के द्वारा भी, वैज्ञानिकों के द्वारा भी यहाँ पे चर्चा की गई और यह कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र में तो मैं आई थी एक दिन ट्रेनिंग पूछने, यहाँ ट्रेनिंग देते थे, तो मुझे डॉक्टर रितु मैडम मिली थी, तो उनसे मैंने पूछा था मैम काय की ट्रेनिंग देती हो आप? उन्होंने कही अभी तो अचार की शुरू हो रही है, आप अचार की ट्रेनिंग ले लो। फिर मैंने वहाँ से अचार की जो ट्रेनिंग ली थी, उन्हें 1 सप्ताह की ट्रेनिंग मुझे दी थी, सर्टिफिकेट भी दिया था उन्हें। मशरूम में वैल्यू एडिशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अभी हमने 4 टाइप्स यानी 4 फ्लेवर के कुकीज़ बनाए हैं, जिसमें स्वीट्स और नमकीन है। हमने इंस्टेंट सूप बनाया है जिसमें हमने ऑयस्टर मशरूम के पाउडर का यूज़ किया है, और ऑयस्टर मशरूम का जो पाउडर है हम उसको न्यूट्रिशनल उसका वैल्यू देखते हुए अपने फूड को एनरिच कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक पाउडर बनाया है। पिकल्स बनाए हैं बटन मशरूम के अलग अलग फ्लेवर में। कुकीज़ हैं। अब नियर फ्यूचर में हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसमें और भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स लाने की, जिसमें नगेट्स हैं, जिसमें जैम है, कैंडी है, और फ्रेश मशरूम में हम लोग अभी 4 मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 4 मशरूम के 4 तरह के, जिसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर, मिल्की मशरूम और पोर्टेबेलो है। फ्यूचर के लिए हमारे प्रोस्पेक्ट में ये भी है कि हम शिटाके मशरूम और गैनोड्रम के लिए भी प्लान कर रहे हैं। तो अभी आपने देखी इस संगोष्ठी की कुछ विशेष झलकियां, और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा आप सभी को भी जरूर लाभ मिलेगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, मशरूम जिसकी लोकप्रियता अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यूँ तो मशरूम की बहुत सी ऐसी किस्में हैं जिनको आप अपना सकते हैं और जिनकी खेती आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आज के कार्यक्रम में हम आपको खास तौर से जानकारी देने वाले हैं ढींगरी मशरूम की खेती के बारे में। तो फिर आइए जानते हैं ढींगरी मशरूम की खेती किस प्रकार से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मशरूम की खेती कृषकों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसकी खेती के लिए अन्य फसलों के समान खेत की आवश्यकता नहीं होती है। ये छोटे और भूमिहीन किसानों और गृहिणियों के लिए उपयुक्त व्यवसाय है। मशरूम का उत्पादन फसल काटने के बाद बचे भूसे और अन्य अवशेष पर किया जा सकता है। भारत में लगभग 30 से 35 मिलियन टन कृषि अवशेष उत्पन्न होते हैं। इसका 50% हिस्सा खेतों में जलाने या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनका प्रयोग किसान अपनी आय बढ़ाने में मशरूम की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम का उत्पादन बीज द्वारा किया जाता है। ये वास्तविक बीज नहीं होते हैं। मशरूम के बीज को स्पोन कहा जाता है। इनका उत्पादन कीटाणु रहित अवस्था में वानस्पतिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा छत्रक से प्राप्त कवक जाल से किया जाता है। इसके लिए तकनीकी जानकारी एवं एक अच्छी प्रयोगशाला का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मशरूम बीज को किसी सरकारी या गैर सरकारी मशरूम बीज उत्पादन संस्थान से ही प्राप्त करना चाहिए। मशरूम की बुआई एवं छत्रकों का उत्पादन। ढींगरी के छत्रक आकार में सिप्पी नुमा बड़े चम्मच, प्लेट या पंखनुमा होते हैं। ढींगरी की कई प्रजातियों का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है, जिसमें प्लोरोटस सेपिडस, प्लोरोटस साजोर काजू, प्लोरोटस फ्लोरिडा, प्लोरोटस फ्लेबिलेटस, प्लोरोटस साइट्रोनोपिलिएटस, प्लोरोटस ऑस्ट्रिएटस आदि प्रमुख है। व्यावसायिक स्तर पर ढींगरी की खेती गेहूं के उपचारित भूसे पर की जाती है। इसके लिए करीब 90 से 100 लीटर पानी में 10 से 12 किलोग्राम सूखे भूसे को प्लास्टिक या लोहे के ड्रम में भिगो दिया जाता है। साथ ही 10 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन तथा 125 मिलीमीटर फार्मेलिन घोलकर इसे भूसे में मिला दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ड्रम को ढक देना चाहिए। लगभग 18 घंटे गीले भूसे को एक साफ जाली में रखा जाता है। इससे अधिक पानी निकल जाता है। फिर भूसे को तिरपाल पर निकालकर आधे घंटे के लिए सुखा लिया जाता है। बिजाई के लिए 200 से 250 ग्राम बीज प्रति 10 से 12 किलोग्राम गीले भूसे में मिलाया जाता है। बिजाई भूसा और बीज की परत बनाकर पॉलीथीन के थैलों में की जाती है। इस प्रकार 4 किलोग्राम भूसे में 3 से 4 बार बीच बीच में बीज मिलाकर पॉलीथीन की थैली को भरकर बंद कर दिया जाता है। इन थैलियों के दोनों कोने नीचे से काट दिए जाते हैं। बिजाई के बाद हर थैली में सूजे की सहायता से 25 से 30 छेद कर एक बंद अंधेरे कमरे में 12 से 18 दिनों के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पर कवक जाल को फैलने के लिए लोहे या बांस के रैकों में रख दिया जाता है।
इस दौरान कवक जाल फैलकर थैलों में छत्रक की शुरुआत करने लगते हैं। जब मशरूम का कवक जाल पूरी तरह भूसे में फैल जाए तब भूसे के थैले सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में पॉलीथीन को पूरी तरह हटाकर भूसे के ब्लॉक को उत्पादन कक्ष में रैकों में रख दिया जाता है और दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव किया जाता है। पॉलीथीन हटाने के 1 सप्ताह बाद मशरूम के छोटे छोटे छत्रक बनने लगते हैं, जो 4 से 5 दिनों में पूर्ण आकार ले लेते हैं। ठंडे मौसम में प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस कार्नोकोपिया तथा प्लूरोटस एरेंजाई तथा गर्मियों में प्लूरोटस सेपिटस, प्लूरोटस फ्लाबिलेटस, प्लूरोटस सागर काजू, प्लूरोटस साइट्रोनोपोलिटस तथा प्लूरोटस मेम्ब्रेंसियन आसानी से उगाई जा सकती है। तो अभी आपने ढिंगरी मशरूम की खेती के बारे में जाना। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और विशेष जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आज आपको जानकारी देते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। किस तरह से सफलतापूर्वक किया जा सकता है मधुमक्खी पालन, क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी। घटती कृषि जोत एवं बढ़ती उत्पादन लागत के कारण मधुमक्खी पालन व्यवसाय को कृषि के साथ सहजता से जोड़कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इस व्यवसाय से किसान को मधु, पराग, मोम, गोंद, विष प्राप्त होते ही हैं। इसके साथ साथ फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। इस व्यवसाय को अपनाकर छोटे और सीमांत किसान अपनी आजीविका का स्तर बढ़ा सकते हैं। जिस समय फूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उस समय परागकणों को मधुमक्खी गृह के प्रवेश द्वार पर पराग जाल लगाकर एकत्र किया जा सकता है।
एकत्र किए गए पराग को वैज्ञानिक विधि द्वारा डब्बा बंद करके रख लिया जाता है और फूलों की कमी के कारण जिस समय प्राकृतिक पराग उपलब्ध ना हो तब इसे मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन में मिलाकर खिलाया जा सकता है। प्रत्येक मधुमक्खी परिवार में एक रानी मक्खी होती है जो आकार में लंबी तथा कमेरी मक्खी की तुलना में लगभग 2 गुना बड़ी होती है। रानी मक्खी पूर्ण रूप से मादा और सारे परिवार की माँ होती है। जब तक ये जीवित रहती है अंडे देने का कार्य करती है। अनुकूल वातावरण और फूलों की अधिकता में मेलिफेरा प्रजाति की रानी 1500 से 2000 तक अंडे प्रतिदिन देती है। रानी अपने जीवन काल में एक ही बार संभोग करती है। रानी की आयु 2 से 3 वर्ष होती है। रानी मक्खी जितनी युवा होगी उसके अंडे देने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ये मधुमक्खियां बांझ मादा होती हैं, जिसकी संख्या लगभग 99% तक होती है। कमेरी मधुमक्खियां मधुमक्खी परिवार का सारा कार्य करती हैं, जैसे मोमी छत्तों को बनाना, परिवार की देखभाल करना, मौनचारों तथा जल स्रोतों का पता लगाना, पराग और मधुरस इकट्ठा करना, अंडे और बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार के शत्रुओं से रक्षा करना। आयु के आधार पर कमेरी मक्खी के कार्यों का विभाजन होता है। परिवार में लगभग 1% नर मधुमक्खियां पाई जाती हैं तथा इनकी संख्या 200 से 500 तक होती है। ये मधुमक्खी परिवार के लिए कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। नर मधुमक्खी रानी मक्खी द्वारा निर्जीव अंडों से पैदा होते हैं। ये 8 से 10 दिनों में जवान होकर रानी मक्खी से संभोग करने के योग्य हो जाते हैं। ये आकार में मोटे होते हैं और इनका पिछला भाग काले रंग का होता है। मधुमक्खी का जीवन चक्र अवस्थाओं में पूरा होता है। प्रत्येक मधुमक्खी के जीवन में अंडा, सूंडी, प्यूपा और प्रौढ़ अवस्थाएं होती हैं। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव अंडों से रानी और कमेरी मधुमक्खी उत्पन्न होती है, जबकि निर्जीव अंडों से केवल नर मधुमक्खियां। इन्हें 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाई जाती है। इसके पश्चात रानी, नर और कमेरी मधुमक्खियों के शिशुओं का भोजन अलग अलग हो जाता है। रानी शिशु को शहद और पराग का मिश्रण तथा नर शिशुओं को ड्रोन जेली खिलाई जाती है। मधुमक्खी वंशों की प्रजाति जनने के लिए आमतौर पर इनका 15 से 20 दिन के अंतर पर अवलोकन करना चाहिए, परंतु जनवरी से अप्रैल में 6 से 7 दिन के अंतराल पर अवलोकन करना आवश्यक है। बरसात या तेज हवाएं चल रही हों तो अवलोकन करने से बचना चाहिए। जून से सितंबर के बीच मधुमक्खी वंशों को मकरंद और पराग की कमी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के भोजन अभाव को कृत्रिम भोजन देकर दूर किया जा सकता है। ऐसे समय में मकरंद के स्थान पर चीनी की चाशनी मधुमक्खी वंशों को दी जाती है। पराग की कमी होने पर पराग पूरक भोजन, जिसमें सोयाबीन का आटा, पाउडर दूध, बेकिंग यीस्ट, पिसी हुई चीनी और शहद को मिलाकर आटे की तरह गूंद लें। 100 से 150 ग्राम की पेड़ी कागज पर रखकर फ्रेमों पर उलट कर रखें। इस भोजन से रानी मधुमक्खी दोबारा से अंडे देने शुरू कर देगी। किसान भाई अपनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव या भुरकाव करते हैं। कीटनाशकों से मधुमक्खियों और उनके बच्चों को हानि होती है। मधुमक्खी पालकों को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि शत्रु कीट की रोकथाम रसायन प्रयोग के अलावा किसी और उपाय से हो सकती हो तो कीट नियंत्रण के लिए दूसरे नियंत्रक को अपनाएं। सर्दी के मौसम में मधुमक्खी के बक्सों को 1 से 2 दिन के लिए बंद किया जा सकता है, परंतु गर्मी के मौसम में इनको बंद करने के लिए काफी सावधानियां बरतनी चाहिए।
अभी आपने मधुमक्खी पालन के बारे में तमाम विस्तार से जानकारियां हासिल की और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।